बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा बाब नंबर 4 से जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान में नफाज़े इस्लाम के लिए इक़दामात। यानी इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि पाकिस्तान चूँकि इस्लाम के नाम पर कायम होने वाली रियासत थी और अब तक पाकिस्तान के क़याम के बाद से लेके सियासी इंतशार, पॉलिटिकल एंजाइटी और बेचैनी इस कदर सोसाइटी के अंदर रही, पाकिस्तान के अंदर रही और दुश्मन की तरफ से इब्तदाई जो मुश्किलात में पाकिस्तान घिरा रहा, उसके तहत पाकिस्तान को इस्लाम की इम्प्लीमेंटेशन का उस तरह से इन्वायरमेंट जो था वो ना मिल सका। लेकिन 1988 में फ़र्स्ट टाइम ज़ियाउल हक़ के दौर में ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान में नफाज़े इस्लाम के लिए कुछ इक़दामात जो हैं वो अमली बुनियादों पर भी यानी प्रैक्टिकली भी सामने लाए जाएं, जिसका मकसद क्या था कि जैसे करारदाद मकासद ने मुस्तक़बिल के तमाम आइन साज़ों को इस बात का पाबंद बना दिया था कि वो इस्लामी नज़रिए की बालादस्ती को कायम करे। जैसे 56, 62 और 73 सभी आइन में हमने पढ़ा कि इस्लामी रंग नुमाया था। इसमें बहुत सी इस्लामी रिफ़ात जो थी वो शामिल कर ली गई थी, जिनको हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। जबकि आज के हमारे जो फोकसिंग पॉइंट्स होंगे उसमें हमने यहाँ पे ये प्लान मैंने किए हैं। एक तो आपने अपनी टेक्स्ट बुक में से यहाँ पे ये टॉपिक जैसे दिया गया है ज़कात व शुर का निज़ाम, इसके साथ मैंने कुछ हाईलाइटेड यहाँ पे इसकी खुसूसियात जो हैं वो भी निकाली हैं, इसके अहम नुकात जो हैं वो निकाले हैं। जैसे ज़कात व शुर का निज़ाम जो था वो 20 जून 1980 को जारी हुआ था और इस निज़ाम के मुताबिक जितने भी मालदार लोग थे उनको हर साल बैंकों से अपने जितने भी उनके जमाशुदा असासे थे उनमें से यकम रमज़ान को, अपनी डेट भी याद रखनी है, हर यकम रमज़ान को 2.5% ज़कात जो है वो वसूल की जाती है। ज़कात की ये जो रकम है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है? ज़कात कौंसलों के ज़रिए से। किन को होती है? मुस्तहकीन को होती है, जो गरीब लोग होते हैं। और इसकी वसूली का जो अमली तौर पर काम शुरू हुआ वो 1983 में हुआ। इसके बाद उशर की अगर हम बात करें तो इसके मुताबिक सालाना पैदावार की मखसूस हद जो थी उसका 10% हिस्सा जो था वो उशर की सूरत में वसूल किया जाता है। तो ये ज़कात और उशर का पेश करदा हुआ निज़ाम था जिसके तहत बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो थी वो दूर कर दी गई और ज़कात और उशर के निज़ाम को हकीकत में जो इसके फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स होते हैं, हमेशा से जो ज़कात सिस्टम इस्लाम के तहत लागू होता है उसके हकीकी मायनों में रिज़ल्ट्स जो थे वो सामने आना शुरू हो गए। नेक्स्ट में हम बात करेंगे शरई हदूद का नफाज। जैसा कि आपको नाम से ज़ाहिर है हेडिंग की, हदूद से मुराद लिमिट्स, यानी शरीयत में इस्लाम में जो हदूद नाफिज की गई हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं वो क्या हैं उसका हम जिक्र करेंगे कि 10 फरवरी 1979 ये डेट आपको यहाँ पे जैसे राइट करके दी गई है, आपने ये डेट लाज़मी याद करनी है। इसको शरई हदूद का ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया जिसके मुताबिक जितनी भी मुआशरती बुराइयां हैं जैसे चोरी है, शराब नोशी है, ज़ना के जुराइम पर शरई सज़ाएँ जो थीं वो मुख्तस की गईं और अहकामात उसके हवाले से जारी किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है सूद का ख़ात्मा। सूद के ख़ात्मे के लिए 1 जनवरी 1981 को नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर खाते खोले गए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो 1 जुलाई 1984 से जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं उनको PLS खातों में तब्दील कर दिया गया, यानी प्रॉफिट लॉस जो सेविंग अकाउंट्स हैं उनको प्रॉफिट लॉस की बुनियाद पर किया गया। अलावा सरकारी तहवील में काम करने वाले जो मालियाती इदारे थे उनको भी शराकत की बुनियाद पर कर्ज़े जारी करने की उन्होंने भी कर्ज़े जारी करने शुरू कर दिए है। इसके बाद हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपनी एक और पॉइंट की जानिब जाएंगे और वो है शरई अदालतों का क़याम। यानी अदालती सिस्टम जो है वो तो मौजूद था शुरू से ही, लेकिन इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ की गई ये हमारे आज के इस टॉपिक का हिस्सा होगा। तो 20 फरवरी 1979 को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से, ऑर्डिनेंस क्या होता है? वक्ती हुक्मनामा होता है जो फ़ौरी तौर पर जिसके मुताबिक कानून साजी जो होती है अमल में आती है और इसके फ़ौरी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, इसको हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। इसके ज़रिए से जितनी भी हाई कोर्ट्स थीं, हाई कोर्ट्स का स्टेटस क्या होता है कि हर सूबे की बुनियाद पे ये हाई कोर्ट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। इनमें हर हाई कोर्ट में
शरीयत बेंच कायम किए गए। अब शरीयत बेंच में कौन से लोग अपॉइंट हुए? इनमें उलमा को बतौर जज शामिल किया गया और इस तरह से मई 1980 में फिर ये शरीयत बेंचों को ख़त्म करके वफाकी शरई अदालत कायम कर दी गई। अलावा से जो मातहत अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ ये जो वफाकी शरई अदालत बनाई गई थी, इसका मकसद क्या था कि ये अपने मातहत, जैसे सेशन कोर्ट्स होती हैं, इनके अपने मातहत आने वाली अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील सुनती थी और इस्लाम की तशरीह भी करती थी। यानी वफाकी शरई अदालत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो अपील की समाअत थी, उसका हक़ सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का बेंच ही करता था। ये अदालत इस्लाम से मुतसादिम कोई कानून नहीं बना सकती थी और ये अदालत जो थी, वफाकी शरई अदालत, ये देखती थी कि कोई कानून जो है और कोई भी ऐसे इक़दामात जो हुकूमत की तरफ से उठाए गए हों, वो इस्लाम के मुनाफी तो नहीं हैं, और अगर ऐसी सूरत नज़र आती थी तो उसको कलअदम करार दे दिया जाता था। आज के इस टॉपिक के अंदर, उन्वान के अंदर हम इतना ही रीड करेंगे। इसके बाद हम अपना रिमेनिंग टॉपिक जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया।